गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। यस, हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की एक्सरसाइज में जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हमने क्वेश्चन 9th न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी गड़बड़ी, इसलिए मैंने उसको साइड में रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने बोर्ड पे लिखा है और आपके पास बुक्स होंगे तो उसमें भी आप देख सकते हो। फॉर डायग्राम, हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स। तो यहाँ पे ये ऐसा एक सर्कल दिखा है और ये वॉल्यूम एक्सिस है और ये प्रेशर एक्सिस है। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ 10⁵ पास्कल और ये है इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये जो वैल्यूज़ दी है उसका जो मल्टीप्लायर है वो भी यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर 10⁵ है, यहाँ पे मल्टीप्लायर 10⁻³ है और उनको ये 25 साइकिल्स में जो टोटल वर्क हो रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है, हमने ये देखा भी है कि वर्क डन इन अ साइकिल इज़ नथिंग बट एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट साइकिल। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि ये एक सर्कल है और सर्कल का जो एरिया रहता है वो रहता है πr², वेयर r इज़ द रेडियस। पर यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको एक डायमीटर ऐसा लेना पड़ेगा और दूसरा डायमीटर ऐसा लेना पड़ेगा, बिकॉज वर्क इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यस, इट इज़ P डेल्टा V, या अलग अलग एक्सप्रेशंस हमने देखे, बट सारे एक्सप्रेशंस में हमने ये देखा कि वर्क इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो इन दिस केस हमें ये प्रेशर डिफरेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी ये वाला डायमीटर भी लेना पड़ेगा और ये वाला डायमीटर भी लेना पड़ेगा, बिकॉज ये डायमीटर जो है दैट रिप्रेजेंट्स चेंज इन प्रेशर और ये वाला जो डायमीटर है दैट रिप्रेजेंट्स चेंज इन वॉल्यूम। ये सिर्फ इस केस में हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम सिर्फ वॉल्यूम को लेंगे यानी हम प्रेशर को कंसिडर नहीं कर रहे, या फिर अगर हम सिर्फ प्रेशर का डायमीटर ले रहे तो यानी वॉल्यूम में चेंजेस क्या हो रहे हैं वो हम कंसिडर नहीं कर रहे, इसलिए आपको आंसर करेक्ट मिलेगा नहीं। और इसी कारण हमें दोनों डायमीटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, एक प्रेशर वाला डायमीटर यानी ये वर्टिकल डायमीटर और ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर। सो जो एरिया है यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय साइकिल। सो एरिया एनक्लोज बाय साइकिल यानी वो रहता है आपका πd²/4। πr² यानी r इज नथिंग बट d/2, डायमीटर का आधा। सो π/4 dp इंटू dv। अब ये थोड़ा सा मैं सिम्बॉल्स बता देता हूँ। dp dv मैंने बस यहाँ के लिए यूज़ किया है। सो dp यानी प्रेशर वाला डायमीटर और dv यानी वॉल्यूम वाला डायमीटर। सो π/4 प्रेशर वाला डायमीटर, उसकी लेंथ क्या है। अब आप ग्राफ को देख लो, ये जो डायमीटर है वो यहाँ 1 से शुरू हो रहा है और 11 में ख़त्म हो रहा है। सो ये जो डायमीटर है उसकी जो लेंथ है वो है 11 - 1 इंटू 10⁵, क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रेशर का जो मल्टीप्लायर है उस डायग्राम में आप देख लो, प्रेशर का मल्टीप्लायर 10⁵ पास्कल है। सो 11 - 1 इतनी उसकी लेंथ हो जाएगी इंटू 10⁵। ये वॉल्यूम वाला डायमीटर कितना है, 6 - 2 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि उसका मल्टीप्लायर भी आपको डायग्राम में दिखाई देगा, इट इज़ 10⁻3। सो अब इसको करके देखते हैं। सो π/4 इंटू 10 इंटू 10⁵ इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमें मिलता है क्या, पाई यानी पाई को मैं ऐसे इट इज़ रख रहा हूँ, ये 10⁻⁶ और ये 10⁻⁻3, तो पाई इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब ये जो वर्क हमें मिला दैट इज़ ऑफ कोर्स यूनिट विल बी जूल, क्योंकि सारी क्वांटिटीज़ ऐसा यूनिट में है। अब ये जो वर्क मिला है दिस इज़ द वर्क डन इन 1 साइकिल। उन्होंने पूछा है वर्क डन इन 25 साइकिल्स। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 25 इंटू ये पाई इंटू 10⁻³ तो 25
इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ सो ये लगभग कुछ तो ये 78.5 आएगा अगर ये मल्टीप्लिकेशन आप करोगे इंटू 10⁻³ तो उन्होंने जो आंसर दिया है दैट इज़ 7.85 इंटू 10⁻⁴ जूल। इतना वर्क यहाँ पे किया जाएगा। ये टोटल वर्क डन है दैट इज़ फॉर 25 साइकिल्स। और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इट इज़ फॉर वर्क डन बाय 1 साइकिल। एक साइकिल में जो वर्क हुआ वो इतना है। और उन्होंने पूछा है 25 साइकिल में कितना वर्क किया गया है, तो वो ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 25। सो दैट्स इट। ये था इसका सॉल्यूशन। बस इसमें एक थोड़ा सा अलग जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमें पाई d² में डायमीटर d इंटू डी है, तो एक डायमीटर आपका प्रेशर वाला डिफरेंस का लेना है और दूसरा डायमीटर आपका वॉल्यूम के डिफरेंस का लेना है। बस इसे याद रखो, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। सो क्वेश्चन वैसे सिंपल है बट ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, प्रेशर वाला डायमीटर एंड वॉल्यूम वाला डायमीटर, तब जाके हमें सॉल्यूशन इसका मिलेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, गलत आंसर मिलेगा। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये इसके जैसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, बीच में थियरी के डिस्कशन में भी सॉल्व किया है इसको, तो उसका भी आप रेफरेंस ले सकते हो। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से है, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 108 पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। द फिगर शोज VT डायग्राम फॉर 1 साइकिल ऑफ हीट इंजन, हाइपोथेटिकल हीट इंजन है, वो वर्ड मैंने लिखा नहीं है, विच यूजेस आइडियल गैस, ड्रॉ PV डायग्राम एंड PD डायग्राम ऑफ सिस्टम। तो ये उन्होंने VT डायग्राम दिखाई है, दे दी है, और इससे हमें ड्रॉ करनी है अभी PV डायग्राम एंड PT डायग्राम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं PV डायग्राम क्या रहेगी। PV डायग्राम में ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। देखिए ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर है, और ये A to B हम शुरू करते हैं, A से शुरू करते हैं। तो A to B अगर मैं जा रहा हूँ तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और जब हम कहते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब P इज़ कांस्टेंट, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो पहले हम A to B अगर ये कर्व ड्रॉ करना चाहे तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। P कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब, और प्रेशर कांस्टेंट है, यानी मैं इसको एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये है A और ये है B। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है इट इज़ पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इज़ कांस्टेंट, A to B में प्रेशर इज़ कांस्टेंट, ये यहाँ पे दिया है मैंने, ठीक है। ये था आपका A to B पार्ट। अब B to C पार्ट देख लेते हैं। तो B to C पार्ट में ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इट इज़ ऑकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल ही बढ़ा नहीं है या कम भी नहीं हुआ है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और एक चीज़ यहाँ पे वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ हो रहा है, आपका यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। A to B का ये एरो है क्योंकि यहाँ पे A to B में वॉल्यूम बढ़ रहा है, सो यहाँ से लेके यहाँ पे ये वॉल्यूम ऐसे बढ़ रहा है। B to C में वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी ये एक आइसोथर्मल ग्राफ रहेगा। सो आइसोथर्मल ग्राफ है तो ये B to C जो कर्व रहेगा ये कुछ ऐसे रहेगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो ये ऐसा ग्राफ होना चाहिए। पर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर मैं वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है, यानी ये जो ग्राफ है ये गलत है। समझ में आ रहा है? देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। सो व्हेन टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो ये ग्राफ जो है ये गलत हो गया। भले ही यहाँ पे वॉल्यूम को डिक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा हो बट मेरा प्रेशर भी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ये प्रेशर एक्सेस है।
इसलिए ये जो ग्राफ है ये गलत हो जाएगा। तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए दिखाना है तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। सो दिस इज़ योर सी पार्ट। अब मेरा थोड़ा जजमेंट गलत हो गया, इसको थोड़ा सा आप सेंटर में ला सकते हो। सो बी टू सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम इज अगेन डिक्रीजिंग, एंड एज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर शुड इंक्रीज। तो यहाँ पे प्रेशर भी आपका यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गया है। ये था पार्ट बी टू सी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी प्रोसीड टू सी टू बी, सॉरी बी टू सी हो गया, अब सी टू डी जाना है हमें। सी टू डी में हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो थोड़ा सा डिक्रीज है, यहाँ से यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, फिर से सी टू डी में भी डिक्रीज हुआ। बट ये जो डिक्रीज हो रहा है अभी आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है यानी फॉर सी डी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, और इसके कारण अगर ये है तो फिर से यहाँ पर भी प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस कारण अब प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी सी टू डी, क्योंकि सी टू डी ट्रांजिशन में प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, अदरवाइज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा। सो यहाँ पर भी सी टू डी ये जो ट्रांजिशन है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपका प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ये लाइन जो रहेगी वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सी टू डी हो गया है यहाँ पे। अब डी टू ए जाते हैं, तो डी टू ए में आप देख सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, डी टू ए में टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम को बढ़ाना है सो इन दैट केस मेरे ख्याल से हाँ ये एक और है कि आइसोथर्म का जो कर्व रहेगा वो ऐसा नहीं रहेगा, वो कुछ ऐसा रहेगा बी टू सी। तो डी टू ए का कर्व जो रहेगा ये ऐसा रहेगा। आइसोथर्म आपको याद होगा, आइसोथर्म का ग्राफ जनरली ये ऐसा रहेगा। सो डी टू ए जो है ये पार्ट जो है इसमें अभी आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, और टेम्परेचर इन दिस केस कांस्टेंट रहेगा। अब क्या वो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, ये भी हमें बीच बीच में चेक करना है। तो देखो यहाँ पे D यानी यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है सो इन दैट केस क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग। ओहो, तो यहाँ पे एक गड़बड़ दिखाई दे रही है। सो लेट अस चेक दिस सॉल्यूशन। यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, पॉसिबल नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। बराबर है, कोई खास गलती नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है वो गलत बोल दिया मैंने। वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से देखो डी टू ए वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो प्रेशर आपका यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। सो ये था ये ग्राफ PV ग्राफ ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ दिस VT ग्राफ। तो ये ग्राफ का कन्वर्जन आपको पूछा जाएगा। एक और ग्राफ हमें यहाँ पे देखना है, वो है कौन सा ग्राफ पूछा है यहाँ पे, PT ग्राफ पूछा है यहाँ पे। सो एनीवे इस ग्राफ को मैं फिर से एक बार अगर आपको चाहिए तो बता देता हूँ। देखो A टू B जाते हैं, A टू B में वॉल्यूम और टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है V इज़ प्रोपोर्शनल टू T। तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, P शुड बी कांस्टेंट। तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी A टू B में प्रेशर इज़ कांस्टेंट, तो इसलिए A टू B ग्राफ जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है आपका वो कांस्टेंट है। फिर आते हैं B टू C में। B टू C में आप देख सकते हो इट इज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। सो कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी B टू C जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहता है। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर शुड इंक्रीज़। तो ये B टू C कर्व जो ऐसा रहेगा, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर आपका यहाँ पे बढ़ रहा है।
C to D आप देख सकते हो, आप वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, यानी वॉल्यूम इज अगेन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ पे अगर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो अगेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी जहाँ पे प्रेशर आपको कांस्टेंट मिलेगा। नेक्स्ट D2A में आप देख सकते हो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, और एक चीज़ है यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो फिर से आइसोथर्म यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सो D2A में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। सो ये था डिस्कशन फॉर फर्स्ट पार्ट PV डायग्राम। अभी हम देखते हैं PT डायग्राम। नेक्स्ट है आपकी PT डायग्राम। सो PT डायग्राम में अब फिर से A to B हमें क्या पता चला कि प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये है प्रेशर और ये है टेम्परेचर। अब A to B में ये तो पक्का है कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये पॉसिबल कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सो A B, क्योंकि यहाँ पे A to B में प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब B to C जाना है। B to C में आप देख सकते हैं वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी B to C में टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी प्रेशर शुड इंक्रीज। तो B to C जो रहेगा ट्रांजिशन वो इस तरह से रहेगा, और ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन ही क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, इसलिए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो ये रहेगी आपकी लाइन B to C। अब बात करते हैं C to D की। तो C to D में फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वैसे ही बोल दिया यहाँ पे कि C to D में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P कांस्टेंट चाहिए। तो फिर से ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहेगी इस तरह से। सो ये एक पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पार्ट है C to D। अच्छा, C to D में क्या बताया मैंने कि यहाँ पर भी आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहेगी। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी टेढ़ी हो गई है। C to D, ओके। अब D to A में, अब D to A आप देख सकते हो इट इज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, इसलिए ये ग्राफ जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा D to A। सो ये था आपका प्रेजेंटेशन PT ग्राफ फ्रॉम गिवन VT ग्राफ। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि D to A में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पार्ट है ये, तो प्रेशर शुड डिक्रीज। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। यस, यहाँ पे D to A प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये थोड़े बहुत चेक पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए कि यार कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, ये एक बार आपको कंफर्म करना पड़ेगा फ्रॉम योर ग्राफ। सो B to C में ये प्रेशर बढ़ रहा है, B to C में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ हमारा करेक्ट है। सो ये था कन्वर्जन ऑफ VT ग्राफ टू PV एज वेल एज PT। इसका वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है कि PT ग्राफ दिया जाएगा और PV निकालो या VT निकालो, ऐसा भी कन्वर्जन आपको पूछा जा सकता है। सो बी रेडी विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कुछ और हमें मिलेंगे तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 12। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट, बेसिकली ओरिजिनल स्टेट पे ही आ रहा है क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो इनिशियल टू इनिशियल स्टेट पे ही आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट इन हाइपोथेटिकल पाथ एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस। हर एक पाथ में A B में कितना है, BC में, CD में, DA में कितना वर्क है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं A to B में प्रेशर कांस्टेंट है एंड देयर इज ओनली चेंज इन वॉल्यूम। 2 लीटर था, 2 लीटर से
6 लीटर तक गैस एक्सपांड हुआ है। और तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल है एक्सप्रेशन कि वर्क ए बी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, क्योंकि यहाँ पे पी कांस्टेंट है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन हमें ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सिंपली प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते। सो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर है आपका यहाँ पे 6 × 10⁵, मल्टीप्लायर दिया है 6 × 10⁵, और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो है 6 - 2, पर ये लीटर में है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा 6 × ये 4 × 10⁻², तो ये जो मुझे मिल रहा है 6 × 10⁻² जूल, ऐसा मिल रहा है। यहाँ पे इनका आंसर क्या है? अच्छा ठीक है 10⁻6 जूल, ठीक है। एनीवे इसका मल्टीप्लायर मुझे कंफर्म करने दो, क्या दिया है यहाँ पे, लीटर में दिया है वॉल्यूम और ये 10⁻5 में दिया है। सो 1 लीटर इज़ 10⁻³ मीटर क्यूब, और अगर आपको जूल ये यूनिट चाहिए यहाँ पे तो आपको ऐसा ही सिस्टम यूज़ करनी पड़ेगी। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेट मी कन्फर्म। ऐसा कुछ क्ल्यू नहीं मिल रहा है कि उनकी ये मल्टीप्लायर जो आ रहा है 10⁻6 वो कैसे आ रहा है, बट मुझे नहीं लगता वो है। इट शुड बी 24 × 10⁻² जूल्स ओनली, इससे अलग मुझे नहीं लगता कुछ आंसर आएगा, क्योंकि ये भी बराबर है, ये पूरा SI में है और ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है लीटर को, तो हमने इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। सो लेट इट बी फॉर दिस इज द वर्क डन फॉर पाथ AB। Now work done for path BC। So work done for path BC, अब हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला रहता है PdV, where dV is change in volume। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट यानी यहाँ पे वर्क डन इज 0, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम यानी ये जो dV है ये तो 0 है, तो इसलिए हियर वर्क डन इज 0। नाउ लेट अस प्रोसीड टू CD। तो यहाँ पे जो वर्क है अगेन नाउ सी द प्रेशर इज कांस्टेंट, इट इज 2। सो 2 बेसिकली इट इज लाइक P डेल्टा V। सो प्रेशर इज 2 × 10⁵ पास्कल, 2 × 10⁵ पास्कल। और चेंज इन वॉल्यूम कितना है? चेंज इन वॉल्यूम है आपका अगेन 6 - 2 × 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 इसलिए है क्योंकि हमें ये लीटर में दिया है, लीटर को हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है और इसलिए मैंने 10⁻³ को से मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा 2 × 6 - 2 4 × 10⁻², ये हो जाएगा 2 8 × 10⁻² जूल। ये रहेगा आपका आंसर फॉर वर्क डन इन CD पाथ। अब बात करते हैं वर्क डन इन DA, वर्क डन इन DA पाथ। सो हमें पता है अगेन P डेल्टा V, वर्क डन इज P डेल्टा V। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, और अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम इज अगेन 0 एंड हेंस वर्क डन इन पाथ D to A इज 0। अब यहाँ पे ना उन्होंने साइन कहीं पर भी दी नहीं है, यानी कहाँ निगेटिव वर्क हो रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ये कहीं पर भी दिया नहीं है। अगर हम अपनी नॉर्मल सिलेंडर पिस्टन असेंबली एज्यूम करें तो सिलेंडर पिस्टन असेंबली को एज्यूम करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। सो इफ़ हियर वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, सो इफ़ वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग दैट मीन्स देयर इज़ अ वर्क डन बाय द सिस्टम। सो ये जो AB में जो वर्क हो रहा है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद CD, तो CD में जो वर्क हो रहा है, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग, तो चेंज इन वॉल्यूम शुड बी टेकन एज 2 - 6। चेंज इन वॉल्यूम शुड बी टेकन एज 2 - 6। तो 2 - 6 अगर इतना चेंज इन वॉल्यूम है तो यानी -4, तो यहाँ पे जो वर्क डन रहेगा वो रहेगा -8। तो यहाँ पे साइन माइनस चाहिए थी, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क है, यहाँ पे निगेटिव वर्क है।
सो अगर टोटल वर्क डन पूछा जाए तो ये यहाँ पे 24 माइनस 8, तो ये आ जाएगा लगभग 16 इंटू 10⁻², जूल। इतना वर्क यहाँ पे आ जाएगा अगर वो कंप्लीट साइकिल का वर्क पूछते हैं तो। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे कि 16 ऑब्वियसली आ रहा है, देखो ये भी 4 है और ये भी 4 है, 4 इंटू 4 ये एक स्क्वायर बन रहा है बेसिकली। 4 इंटू 4 आपका जो देखा है कि साइकिल में अगर वर्क पूछते हैं तो इट इज़ एरिया इनक्लोज बाय दैट साइकिल, तो एरिया इनक्लोज बाय दैट साइकिल इज दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 4। मैंने क्या कहा था, प्रेशर को भी देखना है, वॉल्यूम को भी देखना है। सो 4 इंटू 4 आंसर इज 16। सो ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का भी कहीं ना कहीं पे मेंशन किया जाएगा। कुछ एमसीक्यूज़ में भी हमें पॉजिटिव निगेटिव के साथ डील करना पड़ेगा, इसलिए ये पता होना चाहिए कि अगर गैस एक्सपांड हो रहा है सो वर्क डन इज बाय गैस और वर्क डन बाय system. In that case the work done is positive. If gas is compressed, so in that case work is done on the system, so उस वक्त जो वर्क रहेगा that will be negative. इसे अच्छी तरह से याद रखें। चलो, तो ये था ओवरऑल डिस्कशन रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल तो वैसे हो गया, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं और वो ये है कि व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये जब हमने सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस की थियोरी देखी थी, तो साइक्लिक प्रोसेस की थियोरी में हमने देखा था कि इफ़ देयर इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस देन इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। क्यों? क्योंकि आपकी सिस्टम जो है वो पॉइंट ए से शुरू हुई, बी सी डी से वापस पॉइंट ए पे ही आ गई है। सो दैट्स वाई वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय द सिस्टम इज़ 0। तो ये भी एक पार्ट आपको पता होना चाहिए, इसे एक बार देख लो, वो जो हमने साइक्लिक प्रोसेस देखी थी उसमें। एक और चीज़ है कि हमने ये वर्क डन जो रहेगा ओवरऑल पूरे साइकिल में वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, इसका भी डिस्कशन हमने देख लिया था। इफ़ द साइकिल इज़ क्लॉकवाइज देन वर्क डन इज़ पॉजिटिव, और अगर साइकिल कुछ ऐसे दिखाते इस तरह से, एरोस की डायरेक्शन अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, सो द वर्क डन विल बी नेगेटिव। ये भी आप याद रखो क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमने थियोरी में डिस्कस किए हैं। बस यहाँ पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिए, और अगर लकीली सीटी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ओवरऑल एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कुछ खास ऐसे मुझे दिखे नहीं है। न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है। बस ये 9th वाला जो न्यूमेरिकल था जिसमें एक एडियाबैटिक प्रोसेस थी, तो ये 9th वाला न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेशंस वाइज थोड़ा सा टफ था, बट बाकी कुछ मुझे ऐसे एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बहुत टफ था। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो मैंने पहले भी कहा कि ये कुछ अलग ही है, तो एग्जैक्टली उनको क्या पूछना है ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन 8 को मैंने साइड में रख दिया। आगे चल के अगर कुछ क्लैरिफिकेशन मिला तो हम उस पर बात करेंगे। सो ओवरऑल सारे न्यूमेरिकल, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पे हो गए हैं। सो लेट अस चेक द MCQs ऑफ दिस एक्सरसाइज विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 107। ये जो सेकंड MCQ है उसके ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं है, बट देख लो क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। अब यहाँ पे जो कुछ 4 ऑप्शन दिए, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन हाउ इजीली इट चेंजेस टेम्परेचर। दिस इज़ ऑल्सो मेरे ख्याल से ये चारों के चारों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हैं। क्यों? जो स्पेसिफिक हीट है, जो आप हीट देते हो किसी पर्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी को गर्म करना है, तो पानी को गर्म करने के लिए जो हीट आप देते हो उससे ऑब्वियसली वर्क डन विल बी 0, क्योंकि पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, देयर इज़ अ माइन्यूट चेंज बट वी कैन निगलेक्ट दैट चेंज। हाँ, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी वी आर इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। सो Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वी कैन से दैट। तो ये पहला भी जो है दैट इज़ एप्लीकेबल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल टू फर्स्ट ऑप्शन एज वेल एज बी ऑप्शन, व्हाइल मेल्टिंग आइस क्यूब रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर। बराबर है, वहाँ पर भी होता ये है कि जो आप हीट दे रहे हो दैट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। इन दैट केस ऑल्सो वी कैन से वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो मेल्ट होता है बस, बट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सी व्हेन अ रेफ्रिजरेटर इज अनप्लग्ड, जब आप रेफ्रिजरेटर को बंद कर देते हो तो देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट
रेफ्रिजरेटर इज़ नॉट हैविंग परफेक्ट इंसुलेशन, हीट अंदर जाएगी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम लीकेज पॉइंट्स, तो वहाँ से हीट अंदर जाती है और टेम्परेचर बढ़ा देती है, यानी वहाँ पर भी भले ही वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा ना हो बट इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अगेन दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल। और डी, आफ्टर फॉलिंग डाउन द हिल बॉल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इक्वल्स द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यस वी कैन से दैट, बट यहाँ पे जो है यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होता है। थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये चारों के चारों जो एग्जांपल्स हैं, ऑफ कोर्स डी ऑप्शन जो है थोड़ा सा फील्ड के बाहर है, यानी थर्मोडायनामिक्स से थोड़ा सा बाहर का लगता है, बट ठीक है, ये चारों एग्जांपल्स आई कैन से दे आर रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये था एक सेकंड एमसीक्यू, और 3 एमसीक्यूज़ मेरे बाकी है। ये 3 एमसीक्यूज़ एज वेल एज कुछ केसेस, स्पेशल केसेस दी है उन्होंने, वो भी हमें स्टडी करनी है। तो ये हम नेक्स्ट डिस्कशन में स्टडी करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जो जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसका ज़रा फिर से रिवाइज़ करो, उन्हें अच्छी तरह से। सॉल्व एग्जाम्पल्स पक्के पढ़ने हैं आपको, सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़े बिना न्यूमेरिकल्स मत करो, पहले सॉल्व न्यूमेरिकल्स पढ़ो जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने दी है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही।